Hello everyone, welcome to Prep Salt. I will discuss about the Indian political system. प्रीवियस लेक्चर में हमने बातें की थी चीफ मिनिस्टर के बारे में, और फिर उसके बाद बात की थी हमने द स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल। और नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट माने कि उच्च न्यायालय। तो अभी हम बताने वाले हैं कि उच्च न्यायालय क्या होते हैं, क्या इसका जुरिडिक्शंस होता है, कितने राज्यों के लिए कितने उच्च न्यायालय होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट माने उच्च न्यायालय। अगर हम बात करते हैं संविधान के भाग 6 में जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। संविधान के भाग 6 का चैप्टर जो 5 है, यानी पाठ अध्याय जो 5 है, वो हमें क्या बताता है? वो बताता है उच्च न्यायालय के बारे में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो इसको डिस्कस कहाँ पे किया गया है? पार्ट 6 चैप्टर 5। चैप्टर 5, ठीक है। तो 6th पार्ट और जो चैप्टर 5 है वो क्या बताता है? वो बताता है हमें हाई कोर्ट्स के बारे में। और हाई कोर्ट्स में जो है आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है आपको चैप्टर 5 में भी हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक का जो है आपका हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट जो है आपका, हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, क्या है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वही होती है जिसका, जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, संविधान में जिक्र हो, उसकी स्थापना की बात की गई हो। अब माने चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो है आपके में संवैधानिक पद नहीं है, क्योंकि उनके पद के स्थायित्व के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है। ऐसे ही और सारी बॉडी, जैसे नीति आयोग है, नीति आयोग जो फॉर्मेशन होती है उसका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए वो क्या है? वो गैर संवैधानिक संस्था है। तो अभी हम बात करते हैं कि ये कैसे संवैधानिक है। चलो इसको डिफाइन करते हैं। तो हम बात करते हैं, आर्टिकल 214 में लिखा है, क्या लिखा है आर्टिकल 214 में? तो आर्टिकल 214 क्या कहता है? 214 आर्टिकल आपको बताता है कि देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। देयर शैल बी ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, यानी सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो यहीं से क्या हो जाता है? तो अब यहाँ से ये क्या है आपका जो हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट क्या है? ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाता है। तो हाई कोर्ट कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल। ये आपने ध्यान रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो देयर शैल बी ए हाई कोर्ट, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य बढ़ते रहते हैं, राज्य की संख्या एक से दूसरा डिवाइड हो जाता है। देखो प्रारंभ में ही हमने क्या किया था कि 24 स्टेट के लिए 24 हाई कोर्ट की हमने एस्टेब्लिशमेंट की थी। तो हमारे पास अभी कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो टोटल हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास 24। ये जो 24 है, और स्टेट हमारे पास कितने हैं? स्टेट हैं हमारे पास 28। ठीक है, तो यहां से ये अर्थ निकलता है कि एक हाई कोर्ट एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी हो सकता है। उसका मैं एग्जांपल देता हूं आप। जैसे हमारे पास एक हाई कोर्ट है जिसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसका जो जुरिडिक्शन है, इसका जुरिडिक्शन जो स्टार्ट होता है, एक आपके पास जो है कंप्लीट स्टेट है पंजाब, पूरा पंजाब का जो कंप्लीट स्टेट है ये जुरिडिक्शन हुआ। दूसरा हुआ हरियाणा, और साथ ही इसका जो जुरिडिक्शन है, हमारे पास एक यूनियन टेरिटरी है जिसका नाम है चंडीगढ़। तो यहां तक क्या है? इसका जुरिडिक्शन है। ठीक है, तो जितने भी यूटीज हैं, सभी यूटीज किसी ना किसी जो है ना कंसर्न हाई कोर्ट, किसी स्टेट का जो हाई कोर्ट है उससे जुड़े हुए
होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा दिल्ली एक्सेप्शनल है क्योंकि दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। तो हमारे पास क्या है कि जो दिल्ली है, दिल्ली भले ही यूटी है लेकिन उसका जो है ओन हाई कोर्ट है। तो दिल्ली इज एन यूटीज, दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी, दिल्ली एक क्या है, दिल्ली इज एन यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जिसका अपना हाई कोर्ट है, दैट हैज ए ओन हाई कोर्ट, इसका अपना हाई कोर्ट, ठीक है, दैट्स नेम इज दिल्ली हाई कोर्ट, इसका क्या नाम है, दिल्ली हाई कोर्ट। और इसका जो ज्यूरिडिक्शन है, पूरा जो आपका नेशनल कैपिटल एनसीटी दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, पूरे नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसके ज्यूरिडिक्शन में आती है। जहां जहां तक दिल्ली की सीमाएं हैं वो सभी दिल्ली हाई कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आती हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी में एक जो है चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एवरी हाई कोर्ट, every high court consists of a every high court consists of a चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस माने मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस, और साथ ही उसको चलाने के लिए क्या होंगे, अदर जजेस होंगे, अदर जजेस, ठीक है। तो सभी हाई कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। सभी स्टेट में जो है अलग अलग हाई कोर्ट है, जैसे उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है दैट्स नेम वाज इलाहाबाद हाई कोर्ट, सॉरी अब नाम बदल गया, जिसका नाम हो गया है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट प्रयागराज। और प्रयागराज हाई कोर्ट में क्या है कि संख्या जो होती है जजेस की वो अलग है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में संख्या अलग है, जुडिक्शन के ऊपर डिपेंड, वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है किसमें कितनी है, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ को कम ज्यादा, इस स्ट्रेंथ को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास में, तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है जजेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो इसमें हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट determines the strength of a high court from time to time, यानी समय समय पर, from time to time। अब वो डिपेंड करता है कि वर्कलोड कितना है, तो डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड, उसका जो वर्कलोड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है कि जजेस की जो संख्या है, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की जो संख्या बढ़ के आती है वो भी प्रेसिडेंट के जो है सिग्नेचर से बढ़ती है, यानी प्रेसिडेंट जो है बढ़ा सकता है जजेस की संख्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो हाई कोर्ट्स है, हाई कोर्ट में आपने ध्यान रखना है कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में सारी चीजें डिफाइन की गई है। और आर्टिकल 214 क्या है कि हाई कोर्ट को क्या बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है देयर शैल बी हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट, तो द हाई कोर्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। अगर हम बात करते हैं टोटल हाई कोर्ट्स की, 24 हाई कोर्ट्स हैं आपके, स्टेट 28 हैं, तो इससे ये हमें अर्थ निकलता है कि एक से ज्यादा स्टेट भी जो है एक हाई कोर्ट के जो जुडिक्शन में आ सकते हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 2 आपके स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी उसके जुडिक्शन में आती है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं जो जजेस हैं, जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स वर्कलोड, उसके जो है ना वर्कलोड के हिसाब से बढ़ाई जा सकती है, ओके। अब हम बात करते हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट्स कैसे होती है, जजेस की, जज को कौन अपॉइंट करता है। चलिए तो हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की।
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जजेज की जो अपॉइंटमेंट है, इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और उनके जितने भी जजेज हैं, सभी की जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट माने कि राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये लाइन हम लिख देते हैं, द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट, द जजेस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये जितने भी हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं, जितने भी जजेज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रेसिडेंट जितने भी जो जजेज को चुनता है, उसके लिए वो क्या है, वो कंसल्ट करता है जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का, उसके साथ। तो अकेला नहीं करता है, कंसल्ट करता है। तो इसमें हम लिख दे देंगे कंसल्ट विद, प्रेसिडेंट टू कंसल्ट विद consult with the chief justice of, consult with the chief justice of concerned high court, जो संबंधित हाई कोर्ट है उससे कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी है अपॉइंटमेंट के बारे में। अब बात चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। ये हुई जजेस की, केवल जो चीफ जस्टिस से इतर जितने भी जजेस हैं, अदर जजेस हैं, उनकी बातें हुई है। अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें तो ये भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। इसमें हम लिखते हैं द चीफ जस्टिस ऑफ, द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय, आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है आपका, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस ये है कि ये कंसल्ट करेगा, किस किस के साथ करेगा? तो आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ कंसल्टेशन विद। अब ये किस किस से करेगा? फर्स्ट पहले तो करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से ये कंसल्ट करेगा। कौन? प्रेसिडेंट कंसल्ट करेगा। और दूसरा क्या है कि जो स्टेट है, जो हाई कोर्ट है, वहां का जो गवर्नर है स्टेट का, उससे ही कंसल्ट करेगा। तो दूसरा किससे करेगा? दूसरा करेगा ये गवर्नर से, ठीक है। एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न, संबंधित जो आपके होंगे उनसे ही करेगा, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है, गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न ये है। तो ये है अपॉइंटमेंट्स जो है जजेज की। जजेज के अपॉइंटमेंट्स केवल प्रेसिडेंट करता है, और प्रेसिडेंट कंसल्ट किससे करता है? चीफ जस्टिस से। जब चीफ जस्टिस की बात आती है तब भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन फिर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न यानी संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी ये जो है करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए जजेस की? चलिए क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। अब जजेस की जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे देखेंगे। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो योग्यताएं थी वो हमने बताई थी, ऐसे ही इसकी भी अपनी योग्यताएं होती। तो पहली तो योग्यता वही है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, लिख देते हैं,
ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब भारत का कोई भी नागरिक जो है जज नहीं बन सकता है, उसके लिए अदर जो है स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए। क्या स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उसके पास? उसके पास जो है ना एक जुडिशियल जो ऑफिस टेरिटरी होता है इंडिया में उसका होना चाहिए। तो ही शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर उसको जो है ना न्यायिक क्षेत्र का ज्ञान जो है ना चाहिए, यानी में न्यायिक क्षेत्र में होना चाहिए इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जुडिशियल ऑफिस का मतलब यह है कि उसको न्यायिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, और साथ ही क्या होना चाहिए उसको? ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट, ही शुड हैव बीन या हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट, ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 years। ठीक है, उसको 10 वर्षों का जो है अनुभव होना चाहिए किसी भी हाई कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि जिस हाई कोर्ट में वो है उसी से जो है संबंधित हाई कोर्ट में ही उसको जज बनाया जाएगा। किसी भी देश के किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्षों का उसको अधिवक्ता के रूप में उसने काम किया हो तब उसको जो क्या है बनाया जाएगा। अगर हम इनके टेन्योर की बात करते साथ ही जजेस का जो टेन्योर है, चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टेन्योर, टेन्योर कितना होना चाहिए? तो जो जज का जो टेन्योर होता है वो होता है 62 years। ठीक है, इन एट द एज ऑफ, यानी ही होल्ड्स ऑफिस until he attains the age of 62, यानी उसने जो है 12 वर्षों का 62 वर्ष तक जो है वो ऑफिस को होल्ड कर सकता है। ये उसका टेन्योर हो सकता है, यानी 62 वर्ष की आयु तक कोई भी व्यक्ति जो जज है वो जज बना रह सकता है, उसके बाद उसको रिटायर होना पड़ता है। तो ये मैंने बताई है इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इनके रिमूवल के बारे में। इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, इनका क्या इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है, जज को इम्पीच कर दिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इम्पीच कर दिया जाता है, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा। तो इनका देखते हैं कि इनका रिमूवल कहाँ पे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, तो जजों का जो रिमूवल है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिमूवल की बात करते हैं जजेस की, जजेस के रिमूवल के बारे में हम क्या करते हैं? ए जज ऑफ हाई कोर्ट
A judge of high court can be removed from his office by an order ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के ऑर्डर से इसको हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट का जब मन किया कि ऑर्डर दे दिया और हटा दिया गया, उसका भी एक प्रोसेस होता है। देखिए जब भी उस पर जो है ना वो कहते हैं कदाचार के या सदाचार कदाचार के आधार पर, यानी जब भी वो जो है ना वोलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, तब क्या होता है कि उसको हटा दिया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन इसके लिए प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसेस की डिटेल के आधार पर ही उसको जो है रिमूव कर सकता है। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस को हम ऐसे समझेंगे, ठीक है, कैसे होगा इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए सबसे पहले रिमूवल मोशन लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा, रिमूवल मोशन। और ये रिमूवल मोशन कहीं भी लाया जा सकता है, तो वहां पे पार्लियामेंट में लाया जाएगा, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जाएगा। अब माने कि हम सबसे पहले इसको, वैसे तो कहीं भी ला सकते हैं, हम लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में ला सकते हैं, लेकिन हम देखें कि इधर हम ले सबसे पहले कहाँ पे, लोकसभा में। तो रिमूवल मोशन सबसे पहले आता है लोकसभा में, और लोकसभा में इसमें सपोर्ट होना चाहिए मिनिमम कितना, 100 मेंबर्स का। दूसरा जो रिमूवल मोशन है, फिर ये रिमूवल मोशन जाएगा कहाँ पे, रिमूवल मोशन जाएगा फिर आपका राज्यसभा में, ठीक है। और राज्यसभा में कितना सपोर्ट चाहिए, 50 का सपोर्ट चाहिए। फिर उसके बाद जो है स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर इम्पीचमेंट किया जा सकता है, और फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट जो है जज को एक ऑर्डर से ही रिमूव कर देता है, ठीक है। तो ये था रिमूवल ऑफ जजेस, किसी भी जज को जो है प्रेसिडेंट हटा सकता है। अब हम बात करते हैं सैलरीज की। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस की हम बात करते हैं। सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन तय करता है, माने कि वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, ठीक है। तो सैलरीज एंड अलाउंसेस में हम बात करते हैं, तो जज के जो सैलरी और अलाउंस है वो समय समय पर क्या है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इनके सैलरी एवं भत्ते भी जो है संसद ही तय करती है, ठीक है। तो डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस of the judges determined from time to time by the president, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा समय समय पर ये निर्धारित, तो बाय द पार्लियामेंट, तो संसद के द्वारा जो है समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। और ये जो सैलरी और अलाउंसेज हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको दिए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। साथ ही क्या है कि जो जजेस होते हैं इनका ट्रांसफर भी होता है, एक हाई कोर्ट से अदर हाई कोर्ट में किसी जज को भेजा जा सकता है, और ये ट्रांसफर कौन करता है, तो ये ट्रांसफर करता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर, the president can transfer a judge from one high court to another high court, from one high court to another high court, ठीक है। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भी किसी भी जज का ट्रांसफर किया जा सकता है, और ये पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। लेकिन अपने मन से नहीं करता है प्रेसिडेंट, इसको करने के लिए वो क्या है, कंसल्ट करता है। अब कंसल्ट किससे करेगा,
कंसल्ट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से फॉर, तो कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे कंसल्ट करके ये क्या करता है, जजेज का ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो गाइस ये था आपका हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में मैंने जितने भी मेजर पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।